हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स। अभी तक हम इसमें 2 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें हमने सेकंड क्लास में जो हमने देखा वो देखा हम लोगों ने कि मनी फ्लो और रियल फ्लो क्या होता है और वो कैसे मार्केट में फ्लो करता है, उसके बारे में हमने जाना। मैं मनी फ्लो और रियल फ्लो के बारे में एक छोटी सी बात वापस से रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मनी फ्लो जहां पर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को जो पेमेंट करेगा और दूसरे सेक्टर की जो इनकम हो जाएगी उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विस देता है फर्म को, तो बदले में फर्म जो है यहाँ पर पेमेंट करेगा उस फैक्टर का, किसको, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड की इनकम हो जाएगी बच्चों, तो वो गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगा और वो कहाँ से खरीदेगा, फर्म से खरीदेगा, प्रोड्यूसर से खरीदेगा, जिस वजह से प्रोड्यूसर या फर्म की इनकम हो जाएगी। तो ये था हमारा मनी फ्लो जिसके अंदर हम पैसों को लेकर बात करते हैं। बट रियल फ्लो में एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या गुड्स या क्या सर्विस दे रहा है सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक हाउस होल्ड एक प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज देता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, लेबर, कैपिटल, है ना, ये सब चीजें देता है। और वहीं फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देती है। तो यहां पर हमने बिल्कुल भी पैसों को या पैसों को एक्सचेंज नहीं किया या पैसों के बारे में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा बच्चों। तो ये हो गया रियल फ्लो। जब हम पैसों को एक्सचेंज करेंगे आपस में तो वो बन जाएगा हमारा मनी फ्लो। इज दैट क्लियर बच्चों। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं कि वो क्या है। वो है हमारा वेरियस सेक्टर ऑफ मॉडल का, कि जो आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो आपकी इनकम है वो मार्केट में कैसे घूमती है, क्या रीजन रहते हैं, किन किन मार्केट्स में या किन किन सेक्टर्स में वो होकर गुजरती है और कैसे एक पूरा मार्केट में मनी फ्लो घूमता है, उसके बारे में हम समझेंगे। इज दैट क्लियर। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। और वो एग्जाम्पल क्या है कि देखिए 4 प्रकार के लोग होते हैं एक मार्केट के अंदर और इन चारों लोगों को मिलाकर ही पूरा मार्केट बनता है। अब सर ये 4 लोग कौन हैं, तो देखिए हम देखते हैं। पहला है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है, जो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ या तो फैक्टर सर्विस लोगों को देने के लिए है या फिर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, ये कंज्यूमर होता है मेन चीज, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा फर्म, जो कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लेता है और उससे फिर वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और फिर दोबारा से वो उसको हाउस होल्ड को दे देता है। ठीक है। तीसरा बच्चों यहां पर है आपका गवर्नमेंट। मॉडर्न इकोनॉमी में गवर्नमेंट को भी पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर खर्चा करती है। और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर मेन सोर्स है इनकम जनरेट करने का, वो है टैक्स। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन लोगों को, ठीक है ना। और चौथा है हमारा, फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप सबको पता है सभी जगहों की या सभी कंट्रीज की जियोग्राफिकल जो कंडीशंस होती है वो अलग होती है। इस वजह से सारे रिसोर्सेज एक ही कंट्री में नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि नीड तो रहती है उन चीज़ों की, तो वो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से एक दूसरे से एक्सचेंज करके हमारी नीड्स और वांट्स को फुलफिल करते हैं बच्चों। ठीक है, ये चार चीजें ये चार चीजें मिलकर बेटा मार्केट बनता है। और जो पैसा होता है मनी फ्लो जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन चारों के बीच में ही घूमता है। वो इन चारों के बीच में ही घूमता है। जब एक कोई पेमेंट कर रहा होता है तो दूसरे की इनकम हो जाती है, जब दूसरा पेमेंट कर रहा होता है तो पहले की इनकम हो जाती है। तो पैसा क्या है, इन चारों के बीच में ही घूमता रहता है। मार्केट में सिर्फ ये 4 टाइप के ही
सेक्टर्स होते हैं बेटा। और मतलब एक सेक्टर को आप ऐसे समझो कि 4 प्रकार के लोग हैं एक परिवार में सिर्फ, और वो 4 परिवार के लोगों के, वो 4 परिवार के जो लोग हैं, इन्हीं के ही बीच में मनी फ्लो करता रहता है, और इसी से हमारा जो मार्केट है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को देखता है, फेस करता है, बैलेंस को फेस करता है। तो इन चारों चीजों को, ठीक है बेटा, और इन चारों को मिलाकर मार्केट बनता है, और इसको बोला भी जाता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इन चारों को क्या बोलते हैं बेटा? इन चारों को मिलाकर मार्केट बनता है और इन चारों को बोलते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के चार, सिर्फ 4 सेक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और 4 सेक्टर मतलब कि इन्हीं चारों के बीच में, सिर्फ इन्हीं चारों के बीच में मनी फ्लो करता रहता है। एक की इनकम, दूसरे की खर्चा, तीसरे की इनकम, चौथे का खर्चा, बस ऐसे ही ये साइकिल घूमती रहती है बेटा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? चलो, अब हम जो वेरियस सेक्टर ऑफ मॉडल हैं इसको समझते हैं, और इसको बहुत आसान बनाने के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इस वेरियस सेक्टर ऑफ मॉडल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है बच्चों। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 3 पार्ट में। अब आपके मन में एक चीज आएगी कि सर 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया है? तो देखो बेटा, इन पूरे चारों सेक्टर्स को एक साथ मनी फ्लो कैसे करता है, ये मैं आपको समझाने बैठूंगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा स्टार्टिंग में टिपिकल लगे, समझ में ना आए। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि आप 2 के बीच का रिलेशन पढ़ें, फिर 2 से 3 के बीच का रिलेशन पढ़ें, फिर उसके बाद में आप चारों का एक साथ पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब चारों में मनी फ्लो कैसे करता है, अगर हम इसको एक साथ समझने बैठेंगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी भी लगेगा आपको और समझ में भी कम आएगा। तो इसलिए वेरियस सेक्टर ऑफ मॉडल यहाँ पर एक टॉपिक बनाया है, जिसमें हम 3 पार्ट के अंदर इनको समझेंगे, और आपको एंड तक आते आते पूरा जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में मनी फ्लो करता है, कैसे करता है, ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, और हम लेते हैं यहां पर पहला सेक्टर ऑफ मॉडल। पहले मैं आपको बच्चों चार्ट दिखा देता हूं, एक बार आप वो देख लीजिए, देन उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर ये देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वेरियस सेक्टर, मैंने बोला था आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, जिसको हम 2 सेक्टर ऑफ मॉडल, 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल और 4 सेक्टर ऑफ मॉडल। याद रखना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं, या 4 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं मार्केट में। इन चारों को मिलाकर ही मार्केट बनता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो सेक्टर ऑफ मॉडल यहां पर 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखे हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो पहला हमारा होता है 2 सेक्टर ऑफ मॉडल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में कैसे रिलेशंस बनते हैं, कैसे एक दूसरे को वो अपनी अपनी सर्विसेज या अपने अपने गुड्स एक्सचेंज करते हैं, कैसे एक दूसरे की इनकम वो जनरेट करते हैं एक दूसरे से, वो समझेंगे। उसको अच्छे से समझने के बाद में फिर हम 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल समझेंगे बच्चों, कि 3 सेक्टर्स ऑफ मॉडल आपस में एक दूसरे को क्या ऑफर करके अपनी इनकम जनरेट करते हैं और कैसे वो खर्चा करते हैं। इन तीनों सेक्टर के बीच में हम पढ़ेंगे। लास्ट है हमारा पूरा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरे मार्केट को समझेंगे, जिसमें 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मॉडल आ जाएगा बेटा हमारा, जिसके अंदर हम चारों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे वो अपने आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, कैसे वो अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो आइए हम पहले, सबसे पहले 2 सेक्टर ऑफ मॉडल पढ़ते हैं। बट बेटा 2 सेक्टर ऑफ मॉडल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं उसके, क्योंकि इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। देखो बेटा, इकोनॉमी है, ये साइंस होती है, बट सोशल साइंस होती है, ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बट बेटा ये कोई साइंस नहीं है कि जहां पर प्रिंसिपल फिक्स होता है। इसमें जो साइंस के अंदर जो लोग आते हैं वो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका नेचर डायनेमिक होता है, तो उस वजह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसलिए जो भी प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक्स के अंदर बनाए जाते हैं, तो उनके कुछ एजम्पशन भी होते हैं कि इनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 सेक्टर ऑफ जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर हम 2 केसेस पढ़ेंगे, एक केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और एक केस नंबर 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों में एजम्पशंस हैं। दोनों में क्या है बच्चों? एजम्पशंस हैं। अब क्या एजम्पशंस है सर, वो हमें समझा दीजिए। तो पहला है
जो दोनों में ही कॉमन है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। दोनों में ही क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी है। सर ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और ये टू सेक्टर ऑफ मॉडल में क्यों आया है? बिल्कुल सही बात है, पढ़ते हैं चलो इसके बारे में। तो देखो बच्चों, टू सेक्टर ऑफ मॉडल में दो केस के अंदर हमने एजम्पशन एक तो सेम लिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है समझे कि टू, पहले तो मैं समझाता हूं क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में आपको। तो देखिए बच्चों, जो कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है, पूरी तरीके से बंद है, तो उस कंट्री को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। जो बिल्कुल भी फॉरेन अफेयर्स नहीं करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है किसी दूसरी कंट्रीज के साथ में, तो ऐसी ऐसे देश की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे कि हमारा देश है, वो फॉरेन अफेयर्स करता है, सभी देशों के साथ में ट्रेडिंग करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। आपको, मेरे को, सभी को अलाउड है कि वो विदेशों से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी है। जब कोई देश दूसरे देशों के साथ में ट्रेडिंग करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन रखता है, तो उस देश की इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहते हैं बच्चों। और जो देश बिल्कुल भी सॉरी फॉरेन अफेयर्स नहीं रखता है किसी दूसरी कंट्रीज के साथ में, उनके साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन नहीं रखता है बच्चों, तो ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अब टू सेक्टर्स ऑफ मॉडल पर आते हैं। बेटा यहां आपको ये मान के चलना है टू सेक्टर्स ऑफ मॉडल में कि हम यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्या है? हम यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी है हम यहां पर। इज दैट क्लियर? दोनों केस में। इज दैट क्लियर बच्चों? तो देखिए दूसरा क्या है, हम यहां पर जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारी इनकम होगी, वो हम पूरी हमारे कंजप्शन में खर्च कर देंगे। यहां पर हम केस नंबर 1 में कोई भी सेविंग्स नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बच्चों? कोई भी सेविंग्स नहीं करेंगे हमारे केस नंबर 1 के। जितना पैसा हम लोग कमाएंगे वो पूरा का पूरा पैसा हम लोग जो है खर्च कर देंगे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की नीड को फुलफिल करने में बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? इसके अंदर क्या करना है बेटा आपको? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे बच्चों। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग बात यहां पर करेंगे केस नंबर 2 के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर आपको समझाता हूं केस नंबर 1 इन टू सेक्टर्स ऑफ मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर्स ऑफ मॉडल में स्टार्टिंग के दोनों सेक्टर्स लेने हैं, हाउस होल्ड और फर्म लेने हैं बेटा। यहां पर ये आपका हाउस होल्ड हो गया है बच्चों, और ये आपका फर्म। आप इसको फर्म भी लिख सकते हैं यहां पर। मैं प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं अपन अपन यहां पर, है ना? तो फर्म भी लिखो आप, प्रोड्यूसर, दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है वो लिखिए। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो बिजनेस करने में एक बिजनेसमैन को या फर्म को मदद करती है, जिसकी हेल्प से वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, ऐसी चीजों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और इस फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिलेगा बेटा? हाउस होल्ड से मिलेगा। जो भी फैक्टर सर्विस होगी, फैक्टर जो सर्विस होगी बच्चों, वो एक फर्म को किससे मिलेगी? वो हाउस होल्ड से मिलेगी। हाउस होल्ड मतलब यहां पर क्या है? मार्केट, जो आपको और मेरे को मिलकर बनाया जाता है। हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा हॉल है घर के अंदर जो हम किराए पे दे सकते हैं, तो वो भी फैक्टर सर्विस हो गया, है ना? हमारे जो लोग होते हैं जो लेबर का काम करते हैं, तो लेबर में वो काम करने जाते हैं, हाँ, दिहाड़ी मजदूरी पे वो जाते हैं, तो वो भी फैक्टर सर्विस हो गया। तो आपको और मेरे को मिलाकर हाउस होल्ड बनता है बेटा। इज दैट क्लियर? अपने पास ज्यादा पैसा रखा हुआ है, एक मित्र आए कि यार मेरे को अपनी एक कंपनी खोलनी है, आप मेरी कंपनी में आप पैसा निवेश करोगे क्या? आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बदले में आपको प्रॉफिट दे रहा है। अगर आपने उसको लोन के रूप में पैसा दे दिया तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है।
तो बेसिकली आप और मैं मिलकर एक फर्म को फैक्टर सर्विस देते हैं और आप और मैं एक हाउस होल्ड है। इज दैट क्लियर बेटा? तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया, तो बदले में, क्योंकि हम ये चीज फ्री फोकट में थोड़ी दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्म होगी वो हमें इन फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? फैक्टर पेमेंट। फर्म जो भी सर्विसेज हमसे ले रही है उसका वो पेमेंट करेगी और उसको फैक्टर पेमेंट कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों, फैक्टर सर्विस मिली फर्म को, तो फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो किसको दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे देगा बच्चों? वो दे देगा हाउस होल्ड को। गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे देगा बच्चों? वो हाउस होल्ड को दे देगा। और बदले में यहां पर हाउस होल्ड क्या करेगा, फ्री में तो लेगा नहीं इससे, जब खुद ने फ्री में नहीं दिया तो खुद कैसे फ्री में ले लेगा बच्चों? तो वो भी क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि बेटा यहां पर फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दिया, तो फैक्टर पेमेंट करा फर्म ने, तो यहां पर इनकम जनरेट हो गई किसकी, हाउस होल्ड की। ठीक है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर किए गए फर्म के द्वारा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो फिर यहां पर पेमेंट किया हाउस होल्ड ने किसको, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसको पेमेंट करा, फर्म को, तो फर्म की इनकम हो गई। तो बात समझ में आ रही है ना? इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, एक समय पर एक का खर्चा दूसरे की इनकम, और एक समय पर दूसरे का खर्चा पहले की इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसी सिद्धांत पे डिपेंड रहती है हमारी इकोनॉमी। और ये है हमारा टू सेक्टर ऑफ मॉडल का केस फर्स्ट, जहां पर हम क्लोज इकोनॉमी एज्यूम करते हुए और नो सेविंग एज्यूम करते हुए यहां पर इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश या समझने की कोशिश हमने यहां पर बच्चों की है। चलिए इसका मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये देखिए आप यहां पर टू सेक्टर्स ऑफ मॉडल का, ये देखो हाउस होल्ड की तरफ से देखो बेटा, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फर्म को दिया फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको अपन बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है ना? बदले में फर्म ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट करा। किस किस रूप में कर सकता है, मान लो कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी है तो उसका रेंट पे करेंगे, मान लो कोई लेबर काम कर रही है तो उसका पेमेंट वेजेस के रूप में होगा, मान लो किसी हाउस होल्ड ने लोन के रूप में फर्म को पैसा दे रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा अपन को, मान लो किसी हाउस होल्ड ने जो है यहाँ पर क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने जो है कैपिटल के रूप में पैसा लगा रखा है तो बदले में प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हाउस होल्ड की तरफ से। अब हाउस होल्ड की इनकम जनरेट हुई ना बच्चों, हाउस होल्ड की क्या हुई बेटा, इनकम जनरेट हुई। तो जब इनकम जनरेट हुई तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा फर्म से, तो उन्होंने कंजप्शन के ऊपर अपना खर्चा किया, कंजप्शन ऑन एक्सपेंडिचर किया। जो भी हाउस होल्ड ने गुड्स एंड, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कौन ऑफर करेगा हमें, फर्म ही करेगा, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके उन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई बच्चों। जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई तो उसको कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड ही खरीदेगा। तो हाउस होल्ड ने अपने कंजप्शन को पेमेंट किया, जिसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग कह सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों? इजीली समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे केस 2 पर आ जाते हैं बेटा, कि मान लीजिए अब हम यहां पर जो है क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर जो है कुछ पार्ट बचाएंगे, कुछ पार्ट हम सेविंग करेंगे। अब उस सेविंग से मार्केट में क्या क्या होता है वो भी समझते हैं। एक हाउस होल्ड के दिमाग में आया कि यार एंटायर ऑफ इनकम को पूरा खर्च नहीं करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, क्योंकि इतनी नीड नहीं है, हम कुछ पैसा बचा सकते हैं। तो जब भी बच्चों बचाने की भावना मन में आती है तो हमें एक चीज याद आती है, वो है बैंक, जहां पर हम जाकर हमारे पैसों को सेव रखते हैं ताकि भविष्य में कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें बच्चों। इसलिए हम लोग सेविंग करते हैं, और सेविंग जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है तो बैंक दिमाग में आता है। तो हमारा जो केस नंबर 2 है, यहां पर जो केस नंबर हमारा 2 है वो यही कहता है कि अब आपको यहां पर टू सेक्टर ऑफ मॉडल में ये मानते हुए चलना है कि आप सेविंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो वो कैसे होगा बेटा,
तो देखिए यहां पर हाउस होल्ड है, ठीक है, यहां पर फर्म आ गया बच्चों, बीच में एक वर्ड आएगा कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट को आप लोग जो है बैंक भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कैपिटल मार्केट लिख रखा है, बट अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैंक भी लिख कर आता है तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आप कैपिटल मार्केट की जगह बैंक भी लिख सकते हो। अब होता क्या है बेटा, सब चीज सेम प्रोसीजर है। जैसे कि हाउस होल्ड ने यहाँ पर क्या किया, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया बेटा, फैक्टर सर्विसेज दिया, तो बदले में फर्म ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया, तो फैक्टर पेमेंट हो गया। और जैसे ही फर्म की तरफ से फैक्टर पेमेंट होगा तो हाउस होल्ड की इनकम हो जाएगी, और फर्म क्या करेगा बेटा, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड यहां पर बदले में क्या करेगा बच्चों, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन, ये देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन, वो खर्चा करेगा, वो पैसे देगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसने फर्म से लिया है। बट क्योंकि हम सेकंड मॉडल टू सेक्टर ऑफ मॉडल में सेकंड केस पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर एंटायर इनकम हमें खर्च नहीं करनी है, ये मान के चलना है, कुछ पार्ट सेविंग करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा हमारा बच जाएगा वो हम सेविंग के रूप में कहाँ रख देंगे, कैपिटल मार्केट मतलब बैंकों में रख देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों। जिसको फर्म क्या करेगा, क्योंकि फर्म को क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए और भी पैसा चाहिए, क्योंकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उनके पास ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और उनके पास में अगर पैसों की कमी है तो वो भी कहाँ चले जाएंगे, बैंक के पास आ जाएंगे। होता नहीं होता ऐसा बच्चों, जब हमें पैसों की कमी होती है और हमें कोई इमरजेंसी का काम करना होता है तो हम बैंकों से लोन ही तो लेते हैं बेटा। तो बैंकों के पास वो पैसा कहाँ से आता है, बैंकों के पास वो पैसा आप और मेरे से आता है, क्योंकि हम सेविंग के रूप में वहां पर हमारे पैसे को हम सेव करके रखते हैं। तो वो बैंक क्या करता है, हमारे पैसों को ऐसी फर्मों को, ऐसे प्रोड्यूसर को बोरोविंग के नाम पर दे देता है, लोन के नाम पर दे देता है, और वो लोग क्या करते हैं, इन पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद खुद अच्छा पैसा कमाते हैं, और बदले में इंटरेस्ट किसको देते हैं, कैपिटल मार्केट मतलब बैंक को देते हैं, और बैंक उन इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट हमारे साथ में भी शेयर करता है, सेविंग सेविंग अकाउंट वालों के साथ में शेयर करता है बेटा। तो यहाँ पर हम बैंक जो है वो क्या करता है, बोरोविंग देता है, लोन देता है फर्म को, फर्म उससे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है बच्चों, और उससे ज्यादा पैसे कमाता है। कुछ पैसे इंटरेस्ट, क्या सॉरी, इंटरेस्ट जो है बैंक को देता है, और बैंक कुछ इंटरेस्ट हाउस होल्ड के साथ में भी शेयर कर देता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मनी मार्केट में फर्म के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सेविंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। बैंक जो है लोन दे देता है, यहां पर किन को, फर्म को लोन दे देता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। किस पर्पज से बच्चों, इन्वेस्टमेंट के पर्पज, क्योंकि फर्म किस लिए ले रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। तो बोरोविंग दे दी जाती है फर्म के क्या, कैपिटल मार्केट के द्वारा, किन लोगों को, फर्म्स को। इज दैट क्लियर बच्चों, आ रहा है समझ में आपको। तो ये था हमारा टू सेक्टर ऑफ मॉडल। देखिए आप पढ़ भी लीजिए पर, इन रियल लाइफ बोथ हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन कैपिटल मार्केट। अब देखो क्या है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड ही सेविंग्स करता है, फर्म भी जो प्रॉफिट कमाता है उसमें उसके पास जो खुद के लिए बच जाता है सारे खर्चों को निकालने के बाद, तो फर्म भी जो है यहाँ पर सेविंग करता है, और वो भी सेविंग कहाँ करेगा, कैपिटल मार्केट में ही करेगा बच्चों। आइए इसका, इसमें भी हम लोग जो है डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। ये देखो आप, सब चीज सेम है ना, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो हमने रिलेशन पढ़े हैं वो सब सेम है। बस आप एक चीज देख लो, हाउस होल्ड सेविंग करने के लिए कैपिटल मार्केट जा रहा है, और कैपिटल मार्केट जो है लोन के रूप में फर्म को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दे रहा है। दैट्स इट। ये था हमारा टू सेक्टर ऑफ मॉडल। दोनों केसेस के अंदर हमने पढ़ा और काफी अच्छे से समझने की कोशिश की बच्चों। फिर भी कोई डाउट अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में रह जाता है तो नीचे नंबर चल रहे हैं बेटा, वहां डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों। इज दैट क्लियर बच्चों। चलिए अब हम आते हैं हमारे तीसरे सेक्टर ऑफ मॉडल की तरफ। तीसरा सेक्टर ऑफ मॉडल
या थर्ड सेक्टर ऑफ मॉडल क्या होता है? जब भी थर्ड सेक्टर ऑफ मॉडल का नाम आ जाए समझ जाना जो तीसरे नंबर का सेक्टर है वो भी अब इसके अंदर आ चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है। और तीसरे सेक्टर जो हमारा है वो कौन है बेटा? वो गवर्नमेंट है। ठीक है, वो कौन है? गवर्नमेंट है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखो बेटा ये क्या है, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। एक तरह से ये समझिए, आप और मैं बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कीजिए, गवर्नमेंट बोलती है हमसे। आपको कोई परेशानी आएगी तो उसके लिए हम खड़े हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम लोग हैं। अगर आपको बेहतर रोड नहीं मिल रहा है जिस वजह से आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो बेटर रोडवेज बनाए जाएंगे, रेलवेज को अच्छा किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन को अच्छा किया जाएगा, ताकि आप लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर सके। तो गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो गवर्नमेंट की यहां पर एंट्री हो गई है। गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता देता हूं बेटा। दो काम इंपॉर्टेंट है यहां पर गवर्नमेंट के लिए। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना, खर्चा करना। और दूसरा है, अब खर्चा गवर्नमेंट करेगी तो उसको इनकम भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको पैसे चाहिए ना इन खर्चा करने के लिए। तो पब्लिक रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को करना पड़ता है अपनी इनकम के लिए। और इनकम का जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट का वो है टैक्स। क्या है बच्चों? वो टैक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर मेन रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स होता है बच्चों। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं गवर्नमेंट की इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, फिर इसके हम मॉडल्स को समझेंगे कि कैसे ये आपस में हाउस होल्ड के साथ में, फर्म के साथ में, कैपिटल मार्केट के साथ में रिलेशन मेंटेन करता है, कैसे खर्चा करता है, कैसे इनकम जनरेट करता है बच्चों। इज दैट क्लियर? चलिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पर की जो एक्टिविटीज होती है, जो गवर्नमेंट जो भी काम करती है कंट्री के अंदर, उसका अफेक्ट जो है हमारी जो फ्लो ऑफ इनकम है उसके ऊपर दिखता है। अब वो पॉजिटिव वे में भी दिख सकता है और वो नेगेटिव वे में भी दिख सकता है। इसी एक्टिविटीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर और दूसरा है बच्चों पब्लिक रिवेन्यू। तो आइए पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर पर काम करते हैं। अब गवर्नमेंट को जैसे कि मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलपमेंट करना पड़ता है ताकि इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके, लोग अच्छे से बिजनेस कर सकें, बिजनेसेस लोगों को अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सकें, लोगों की जेबों में अच्छा पैसा आए, इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करे, हम डेवलपमेंट के डेवलप्ड के रास्ते में हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाए भविष्य में जाकर, इसकी कोशिश में लगी रहती है गवर्नमेंट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि गुड्स की नीड भी गवर्नमेंट को होती है और सर्विसेज की नीड भी गवर्नमेंट को होती है, और ये चीज गवर्नमेंट भी खरीदती है। जैसे कि गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉय की नीड है अपनी किसी गवर्नमेंट की कंपनी के अंदर, तो गवर्नमेंट वहाँ एम्प्लॉयज रखती है, उनकी सर्विसेज लेती है और बदले में उनको सैलरी देती है। तो ये खर्चा हो गया गवर्नमेंट का। देखो लिख भी रखा, सैलरी गिव्स टू हाउस होल्ड, क्योंकि वो एम्प्लॉयज उनके पास कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड से, मतलब आप और मैं ही तो उनके एम्प्लॉय बनते हैं, और बदले में गवर्नमेंट क्या देती है उनको, या आपको या मेरे को सैलरी देती है। तो ये पहला खर्चा। दूसरा बेटा, गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। मान लो किसी रोड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो भी मार्केट से गवर्नमेंट खरीदेगी, तो उसका खर्चा। तो ये भी क्या हो गया बेटा, पेमेंट करती है गवर्नमेंट। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करती है ना गवर्नमेंट, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो भी क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स। अब हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें हमने ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर इनकम के बारे में हमने बात की थी बेटा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है बिना कोई गुड्स एंड सर्विसेज लिए आप किसी को पैसे दे रहे हो, है ना। आप उससे कुछ चीज नहीं ले रहे हो, आप ना तो उससे कोई गुड्स ले रहे हो ना ही उससे कोई सर्विस ले रहे हो, फिर भी आप उसको पैसे दे रहे हो, उससे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट लोगों को पेंशन देती है, गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगार भत्ता जिसको हम बोलते हैं, फर्म्स को सब्सिडीज देती है। तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती कि मेरे को गुड्स देंगे या सर्विस देंगे, बट पेमेंट करे जा रही है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। अगर फिर भी अभी भी किसी को डाउट है तो मैं एक और चीज बताता हूं। जब हम हमारी सैलरी में से कुछ पार्ट
हमारे माता पिता को देते हैं वो भी ट्रांसफर पेमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम बदले में उनसे कुछ थोड़ी ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। आप कोई गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? तो गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट करती है, जैसे एज ओल्ड एज पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो ये सब चीजें क्या है बेटा, ट्रांसफर पेमेंट है, बट है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा, तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। लास्ट है बेटा, सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है दोनों को, हाउस होल्ड को भी जरूरत होती है तो उनको भी सब्सिडी देती है किसी चीज में, फर्म को भी किसी ना किसी चीज के अंदर गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस कैटेगरी के बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, तो उसके अंदर वो सब्सिडीज देती हैं बच्चों। तो ये तो था हमारा गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू क्या है? तो रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए टैक्स। क्या है बच्चों? रिवेन्यू क्या है गवर्नमेंट के लिए? मेन जो सोर्स है वो टैक्स है। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट टैक्स मतलब क्या है? जबरदस्ती लिया गया पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लोगों से, दैट इज कॉल्ड टैक्स, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसे हम टैक्स कहते हैं। इस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्चा करती है। अब इस पॉलिसी से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रिवेन्यू है, इससे मार्केट में कैसे इंपैक्ट्स होते हैं वो भी समझ लो बेटा। देखो, पहली चीज, अगर पब्लिक रिवेन्यू मतलब गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का खर्चा दोनों बराबर हैं, तो मार्केट कैसा रहेगा? बैलेंस बजट वाला रहेगा। ना ही वहां पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना ही वहां डिफ्लेशन हो रहा है, बराबर में खड़े हुए। ठीक है, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। ठीक है ना, मतलब मार्केट में बैलेंस बजट चल रहा है, ना तो ज्यादा उछाल चल रहा है, ना ही ज्यादा गिरावट चल रही है। दूसरा होता है पब्लिक रिवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है बच्चों। इनकम ज्यादा है और गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, ऐसे सिचुएशन को सरप्लस बजट कहते हैं, कि गवर्नमेंट सेविंग ज्यादा कर रही है और खर्चा कम कर रही है। ठीक है, तो वो सरप्लस बजट हो जाएगा बच्चों। और अगर तीसरे केस को हम देखें बच्चों, तो तीसरे केस में पब्लिक रिवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसी चीज को हम डिफिशिएट बजट बोलेंगे, कि गवर्नमेंट की जितनी इनकम नहीं है ना, उससे भी ज्यादा वो खर्चा कर रही है, तो लोन लेकर करेगी, तो मार्केट कैसा हो जाएगा उनके लिए? डिफिशिएट बजट हो जाएगा। आगे इन तीनों केसेस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बट ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी से मार्केट में इस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिलता है बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? तो गवर्नमेंट के बारे में आप समझे। चलिए, अब इसके डायग्राम से भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर और बीच में जो कैपिटल मार्केट है, इसका रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको बाद दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हर केस में इनका जो रिलेशन है वो सेम रहने वाला है। यहां पर हमारे पास जो नया सेक्टर आया है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो पहले हम गवर्नमेंट को हाउस होल्ड के साथ में रिलेशन कैसा है वो समझते हैं, फिर फर्म के साथ समझेंगे। तो देखिए बच्चों, गवर्नमेंट यहां पर ट्रांसफर पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड को, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, किसी चीज में सब्सिडीज हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। ये इन रूप्स में, इन इन टाइप्स में गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को पैसा देती है। इज दैट क्लियर बच्चों? और यहां पर हाउस होल्ड से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट पैसा लेती है, क्योंकि खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट को भी तो इनकम चाहिए, तभी तो वो आपके ऊपर खर्चा करेगी। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास जब पैसा नहीं आएगा बच्चों, तो वो खर्चा कैसे करेगी आपके डेवलपमेंट के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? तो टैक्स देना बहुत जरूरी होता है। जब आप बड़े हो जाएं, एलिजिबल भी हो जाए टैक्स देने के लिए, तो जरूर टैक्स देना। जो टैक्स बनता है आपकी इनकम के ऊपर, वो पूरा का पूरा देना। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये रिलेशन होता है, एक छोटा सा रिलेशन होता है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में। वहीं गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर या फर्म के बीच में रिलेशन समझे बेटा। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म्स को या प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस बिजनेस की कैटेगरी में हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, भविष्य में बिजनेस जो है बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जहाँ पर सपोर्ट करती है, खर्चे के अंदर सपोर्ट करती है, इजी टू लोन कर देती है, इजी ईएमआई कर देती है, इंटरेस्ट रेट गिरा देती है, ताकि वो एक तरह से सब्सिडी है बेटा, ताकि वो बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। साथ ही साथ में खर्चा करती है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को चाहिए हो तो फर्म ही तो प्रोवाइड कराएगी। अगर कोई गुड्स चाहिए, किसी गवर्नमेंट को गुड्स चाहिए, तो कौन देगा? फर्म ही देगी। सर्विस कौन देगा? फर्म ही देगी।
तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो दोनों केसेस में अभी तक प्रोड्यूसर्स की इनकम हुई है। बदले में गवर्नमेंट जो है फर्म से टैक्सेस लेती है, क्योंकि मैंने वही बताया ना, हाउस होल्ड से भी टैक्स लिया, क्यों लिया? ताकि इनकम जनरेट हो, ताकि वो और खर्चा कर सके और डेवलप कर सके। वही बात यहाँ पर प्रोड्यूसर के साथ में भी है, प्रोड्यूसर से भी टैक्स लेती है ताकि इनकम जनरेट हो, और यहाँ पर जो है खूब हम खूब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे ताकि खूब अच्छा डेवलपमेंट हो सके कंट्री के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा, यहाँ पर कैपिटल मार्केट के साथ में भी समझते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स भी कहाँ रखती है? बैंकों में रखती है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में रखती है मतलब बैंकों में रखती है अपनी सेविंग्स को। और अगर गवर्नमेंट को इमरजेंसी के दौरान में लोन की नीड होती है तो कैपिटल मार्केट ही लोन देता है। बोरोइंग मतलब लोन देता है गवर्नमेंट को। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रहा है ना समझ में बहुत इजीली? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा। अब यहां पर बच्चों हमारा फोर सेक्टर ऑफ मॉडल आ चुका है। फोर सेक्टर ऑफ मॉडल मतलब बेटा यहां पर ये हो जाता है सर कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट वाला हमारा सेक्टर इसमें ऐड हो जाता है। आया ना बच्चों समझ में? अगर एक साथ पूरा समझते तो कंफ्यूजन भरा हो जाता, इसलिए हमने छोटे छोटे पार्ट में समझा और तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया था। टू सेक्टर ऑफ मॉडल, थ्री सेक्टर ऑफ मॉडल और लास्ट फोर सेक्टर ऑफ मॉडल। ठीक है, अब ये लास्ट है, पूरी इकोनॉमी के बारे में आप समझ रहे हो, सब समझ में आ गया, बस छोटा सा पार्ट समझेंगे, पूरा पार्ट कवर। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम बिठा देता स्टार्टिंग में समझाने, देखिए बच्चों ये अब मैं आपको पूरा एक साथ समझाता, टू सेक्टर नहीं समझाता, थ्री सेक्टर नहीं समझाता, समझा तो देता, समझ में नहीं आता, आपको कंफ्यूज जाते हैं, अरे यार किसके पास पैसा जा रहा है, कब पैसा आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोर सेक्टर्स ऑफ मॉडल बच्चों। यहाँ पर फोर सेक्टर में आपके पास में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जुड़ चुका है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जुड़ चुका है मतलब आप दूसरी कंट्री के साथ जुड़ चुके हो, आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो चुकी है। तो यहाँ पर रिलेशन चलेंगे बच्चों। रिलेशन क्या चलेंगे? रिलेशन ये चलेंगे कि आप इंपोर्ट कर सकते हो, सामने वाले को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट मतलब विदेशी कंपनियों से या विदेशों से कोई भी चीज खरीदना। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, विदेशों में बेचना, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचना, उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। व्हेन एन इकोनॉमी पे फॉर इंपोर्ट आउटफ्लो, जब आप इंपोर्ट के लिए पेमेंट करते हो तो पैसा जाता है बेटा। जब आप इंपोर्ट के लिए पेमेंट करते हो तो पैसा जाता है तो उसको हम बोलेंगे आउटफ्लो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैसा आता है तो उसको हम बोलेंगे इनफ्लो बोलेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर जो हमारा एक्सपोर्ट है, हम इसको एक्स से डिनोट करेंगे, और जो हमारा इंपोर्ट है उसको हम एम से डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? और अगर यहां पर देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, मैंने क्या कहा, ये देखो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो मार्केट के अंदर जो नेशनल इनकम लेवल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जो नेशनल लेवल इनकम है हमारे देश की, जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। मतलब हम बेच ज्यादा रहे और खरीद कम रहे, तो पेमेंट ज्यादा आ रहा है, हम पेमेंट कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी चीज का पेमेंट कम करेंगे और हमारे पास इनकम ज्यादा आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? हमारी तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो है हम यहाँ पर जो हमारा नेशनल इनकम लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? ऐसे ही अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो इसका मतलब क्या हो गया, इन नेशनल इनकम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम पेमेंट अब ज्यादा कर रहे हैं और हमारी इनकम कम जनरेट हो रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में आपको अच्छे से? चलो अच्छी बात, अगर आपको आ रही है तो समझ में। इसीलिए बेटा हम हमेशा से क्या करते हैं, जो भी नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है, क्योंकि बेटा इनकम जिससे जनरेट होगी वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमारे यहां पर जो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स मतलब एक्सपोर्ट हमेशा आगे रहेगा, इंपोर्ट हमेशा पीछे रहेगा। तो इससे क्या होगा बेटा, अगर मान लो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर आपका आंसर माइनस में, नेगेटिव में आ रहा है, तो इट मींस आपका जो वो क्या है सिचुएशन, जो मनी फ्लो है वो
नेगेटिव में हो रहा है, मतलब आपका नेशनल इनकम डाउन जा रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? मैंने क्या कहा, अगर आंसर जो है x माइनस एम करने पर आंसर नेगेटिव मतलब माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम हो गया है, मतलब पेमेंट ज्यादा कर रहे हो और इनकम कम जनरेट हो रही है, जिस वजह से नेशनल लेवल ऑफ इनकम डाउन जा रहा है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सिचुएशन। और अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर क्या कहा मैंने, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने पर आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, तो इसका मतलब आउटफ्लो ज्यादा कर रहे हैं और इनफ्लो कम हो रहा है, मतलब हम पेमेंट ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट पे कम कर रहे हैं, तो इससे नेशनल लेवल ऑफ इनकम हमारा बढ़ जाएगा बच्चों, जो कि हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से? चलिए इसका डायग्राम भी अब हम देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, पूरा डायग्राम हम समझ चुके हैं, बस हमें जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन समझना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के साथ में है। किसके साथ में? प्रोड्यूसर के साथ में। यहां पर जब भी कोई चीज प्रोड्यूसर खरीदेगा तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट करेगा, और अगर प्रोड्यूसर से कोई बाहरी कंट्री वाले खरीदेंगे तो वो इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, खत्म। आई बात समझ में? अगर हम विदेशी कंपनी से कोई चीज खरीदेंगे एज अ प्रोड्यूसर, तो वो हम पेमेंट फॉर इंपोर्ट करेंगे, और अगर वो हमसे खरीदते हैं तो हमारी इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट हो जाएगी बेटा। बस दैट्स इट, ये सेक्टर खत्म, पूरा खत्म, चैप्टर ही खत्म हो गया बाप का। तो आई होप आपको आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है बच्चों काफी अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स पूरे चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है बच्चों तो नीचे नंबर चल रहे हैं कंटिन्यू वे में, उस पर कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली हमसे और सवाल पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना, और ऐसे ही हार्ड वर्क कीजिए, हम आपके साथ में हैं। ऐसे ही हमारी रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, हम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो इसी तरीके से हमारे साथ मेहनत कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।